हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो उनको किस किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब सारा बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल हम जो है 9 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और 9 पॉइंट हम टोटल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको पहले पॉइंट बताता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम लोग को कि क्लास 10 और क्लास 11 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा बात करना है कि स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मतलब मैथ्स ग्रुप में जाना है, बायो में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। ठीक है, ये वाला बात। इसके बाद जो है मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा। इसके बाद जो है क्लास 11 का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करना है कि स्कूलिंग करना चाहिए कि प्राइवेट एडमिशन कराना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव स्टडी करना चाहिए कि बोर्ड लेवल का स्टडी करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि बुक्स कौन सा लेना चाहिए और इसके बाद बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करना है और लास्ट है कि कौन सा गलती जो है आपको नहीं करना है। ये टोटल जो है 9 पॉइंट है और मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा नहीं, सब मैं आपको सामने से बोल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग कि क्लास 10 और क्लास 11 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो है वो क्लास 11 और क्लास 10 में जो है बहुत बड़ा का गैप है, मतलब गैप जो है वो बहुत बड़ा का है। जैसे अगर इसको मैं 9 बनाऊँ, इसको 10 बनाऊँ और 11 अगर बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा है 11। ठीक है, मतलब 10 का जो है करीब करीब मान लीजिए 5 गुना मान लीजिए, आप 5 गुना मान लीजिए। तो 10 से 11 जो है वो बहुत ज़्यादा का गैप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो इस गैप को कैसे फिल करना है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या इसके लिए क्या ज़रूरत है वो सब सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, एक तो मैं बता दें कि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा का गैप है। गैप का मतलब क्या है, सबसे पहले बात जो है वो सिलेबस की अगर बात की जाए तो क्लास 10 में और क्लास 11 का सिलेबस कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। क्लास 10 में बहुत ही कम सिलेबस होता है, ठीक है, लेकिन क्लास 11 में सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। मतलब इसके कंपेरिजन में जो है आप 5 गुना मान लीजिए, 5 गुना कंटेंट जो है वो 5 गुना 10 गुना भी कह सकते हो उसका आप, कंटेंट जो है वो 11 में होता है 10 के कंपेरिजन में। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो आप क्लास 10 में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, और क्लास 11 में भी जो है आप 5 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बस इसमें एसएसटी नहीं रहेगा। साइंस में जो है आपको ओपन हो जाएगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मतलब कि वो भी स्ट्रीम के बेसिस पर होता है कि कौन सा आप स्ट्रीम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स स्ट्रीम की बात की जाए तो कौन कौन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर जो फिजिक्स होगा, यहाँ पर जो केमिस्ट्री होगा, यहाँ पर जो मैथ होगा, और जो आप 10 में पढ़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। क्लास 10 में आप जो है बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन क्लास 11 में जब जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट बता रही टफनेस लेवल की बात करेंगे आप तो 10th में जो है जनरली जो है क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता, आसानी से आदमी सोचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 11 में जो क्वेश्चन होता है ये इसका टफनेस लेवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है 10 के कंपेरिजन में। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं कि नहीं सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, किया भी जा सकता है, लेकिन कंपेयर अगर कर रहे हैं हम लोग 10 से 11 में तो इसका टफनेस लेवल जो है वो 10 से बहुत ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो पहला मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद बात आता है हम लोग का कि स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें। स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो स्ट्रीम सिलेक्शन की बात की जाए, देखिए तो स्ट्रीम में मेनली जो है वो 3 स्ट्रीम हम लोग के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन जो है हम लोग मेन वाला बात करेंगे। ठीक है, एक होता है साइंस वाला, ठीक है, दूसरा होता है आपका कॉमर्स, इसके बाद होता है आर्ट्स। ठीक है, और किसको किधर जाना है ये हम लोग को देखना है। देखिए साइंस में भी 2 ग्रुप बढ़ जाता है, एक मैथ वाला ग्रुप हो जाता है, एक मैथ्स वाला ग्रुप, और एक जो है आपका बायो वाला ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, देख ले, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक होता है दोनों का कंबाइन, मतलब कई लोग जो है मैथ और बायो दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो साइंस में 2 ग्रुप हो जाता है, मैथ्स और बायो, और मतलब कि मैथ्स में भी जो है कई लोग जो है क्या करते हैं, मैथ्स और बायो दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है कॉमर्स, इसके बाद होता है आर्ट्स। ठीक है, अब स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है ये जो है
खुद डिसाइड करना होता है कि स्ट्रीम हमको कैसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूंगा आपको कि देखिए अगर आपको कुछ नहीं मालूम है कि जो है हमको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा कि हमको किस फील्ड में जाना है, लेकिन अगर जिसको नहीं मालूम है कि किस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में देखना होता है कि आपको किस फील्ड में हमारे जॉब लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तेज और कमज़ोर से मतलब नहीं है कि अगर पढ़ने में तेज है तो ये ले लीजिए, पढ़ने में कमज़ोर है तो वो ले लीजिए, ऐसा नहीं होता, ये रूल नहीं है। मुद्दा क्या है? नौकरी करना। मुद्दा क्या है कि हमको जो है एक जो है जॉब मिल जाए, एक सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाए और हमारा जो इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यही मेन मुद्दा होता है। तो आपको एक ऐसा सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये वो ज़्यादा होता है। अगर पहले से आपका फिक्स है कि हमको इधर ही फील्ड में जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर फिक्स नहीं है आपका तो कौन सा पॉसिबिलिटी, किस फील्ड में जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो साइंस वाले फील्ड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसमें भी मैथ्स वाले ग्रुप में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप मैथ वाले ग्रुप से जो हो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में, ऑल फील्ड। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, आप कुछ भी इस फील्ड से बन सकते हैं। आप कॉमर्स वाले फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, आर्ट्स वाले फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, आपका मैथ्स वाले फील्ड तो ऑलरेडी वास्ट है, उसमें आप एंट्री तो है ही, मिला ही आपको। तो मैथ्स वाला ग्रुप जो है वो सबसे बेस्ट होता है, भले ही कोई कुछ भी कहे। मतलब बेस्ट मतलब क्या? बेस्ट मतलब ये नहीं कि पैसा ज़्यादा मिलता है, ये वो नहीं, ये सब नहीं, पॉसिबिलिटी की बात करें, जॉब का चांसेस और पॉसिबिलिटी, ऑप्शन की बात किया जाएगा तो मैथ्स में हमेशा ही ज़्यादा होता है ऑप्शन। और आप मैथ से है तो किसी भी फील्ड में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, मैथ से लोग पढ़ते हैं, बीटेक करते हैं लोग, आईएएस बन जाते हैं, कॉमर्स वाले फील्ड में भी लोग चले जाते हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहता है। और बायो में क्या है कि बायो में आपके पास जनरली एक ऑप्शन होता है नीट का, और उसके बाद जो जनरली ऑप्शन जो है वो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि जो है मैथ्स जो है वो हर जगह यूज आता है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो हर जगह यूज आता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें जो है ये वाला पार्ट जो एक आ जाएगा, और आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगा हमेशा कि आप कहीं भी इंटर कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना है। तो नंबर से डिसाइड मत करिएगा आप लोग कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो हम ये ले लें, मेरा नंबर ज़्यादा आ रहा है तो हम ये ले लें। नंबर से डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। डिसीजन होता है आपका कैरियर का डिसीजन है, और बड़ा डिसीजन है ये। तो नंबर से न डिसाइड करके आपको देखना है कि किसमें हमको जो है सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मेरा ज़्यादा है, हमको किस फील्ड में जाएंगे तो हमारा जो है वो सिलेक्शन चांस बहुत ज़्यादा है और हमारा वहाँ से नौकरी लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये देखा जाता है। अगर किसी का एकदम एग्जैक्ट है कि हमको जो है इसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आप उस फील्ड में जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलिए ये मैं बता दी आपको स्ट्रीम सिलेक्शन का थोड़ा बेसिक बात बता दिए, ठीक है। और भी आप डीप में रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड में जाना बेहतर है, किस फील्ड में कितना पैसा मिलता है, कैसा नौकरी है, कैसा काम करना पड़ता है, वो सब भी आप थोड़ा रिसर्च इसमें कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बात जो है वो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि हमको दिखाना चाहिए कि हम जिसको नहीं मतलब क्लियर है जिसका, उसके बारे में करें। जिसका क्लियर है कि हमको जो है भाई बायो में जाना है, कॉमर्स में जाना है, हमको मैथ्स वाले में जाना है, आर्ट्स वाले में जाना है, जिसका फिक्स है पहले से, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं, वो उस फील्ड में जाए। लेकिन जिसका फिक्स नहीं, जो सोच रहा है क्या करना चाहिए, तो उसको हमेशा से मैथ्स ही लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये फैक्ट बात है, भले कोई कुछ भी कहे इसके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको पर्सनल स्टोरी बता दें, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10 से जो है क्लास 11 में गए, तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन था, तो ये तो फिक्स था कि जो है वो मैथ ही लेना है, क्योंकि मान लीजिए जो है एक जो शुरू से रहता है कि भाई जो है जो पढ़ा है इसका नंबर ज़्यादा आता है मैथ लेगा, क्योंकि हम लोग को बताने वाला कोई था नहीं, ठीक है। तो रूल जो बना था उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, ठीक ही था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें था कि अब होता है कोई पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में जो है कोई पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। अब तो मान लीजिए कि मैं ओपन कर दिया इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपके पास जो है वो बढ़िया ऑप्शन खुल गया है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन खुल गया आपके पास। उसके बाद जो है हम लोग को ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग जो है बनारस गए। बनारस जो है वो वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले क्या होता है कि कोचिंग को ढूंढना, कि कौन सा कोचिंग बेहतर है। आपको सामने से जो है हर कोचिंग अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हर कोचिंग पर टॉपर का जो है फोटो लगा है, उसमें कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, और सही भी होता है तो वो एक स्पेशल बैच का जो रिजल्ट होता है, नॉर्मल बैच का रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली रह कर वहाँ पर ये सब सारा कुछ देखे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला कि आपको कोचिंग को चूज करना पड़ता है। और कोचिंग चूज करते हैं तो चलिए कोचिंग भी चूज हो गया आपका, जैसे भी करके आप जो है कोचिंग डिसाइड कर लिए। तो हम तो मान लीजिए कि इसी तरीके से हमारे सामने भी ऑप्शन था, तो हम जो है वो कोचिंग डिसाइड कर लिए कि कौन सा कोचिंग एडमिशन कराना है, ठीक है। ये हो गया आपका।
दूसरा दिक्कत क्या होता है, आपका रहने खाने का दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो पैसा लगता है 5,000-6,000 रुपया पर मंथ लगता है, इससे ज़्यादा भी लगेगा। और बढ़िया हॉस्टल में रहेंगे तो खाने की जहाँ तक बात है तो खाना किसी हॉस्टल में अच्छा नहीं मिलता है, ये फैक्ट बात है। उसके बाद अगर आप कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो जो टॉप का जो टीचर होता है वो आपको नहीं पढ़ाएगा, वो एक अलग से स्पेशल बैच होता है। जो भी उस कोचिंग के जो टॉप के टीचर होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर बैच को पढ़ाते हैं, जो बैच रिजल्ट देता है और वही रिजल्ट छापा जाता है और उसी रिजल्ट को देखकर जो है बाकी लोग आते हैं। तो नॉर्मल बैच में अच्छे टीचर जो है मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छे टीचर मिलेंगे भी तो एक सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। उसमें भी क्या होता है कि स्टार्टिंग के महीना में जो अच्छे टीचर बुला दिया जाता है कुछ कोचिंग में, और उसके बाद क्या कहता है कि 2 महीने के बाद वो टीचर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम होता है। तो सब सब्जेक्ट का अच्छा टीचर मिलेगा आपको, ये एकदम जो है फिक्स है कि अच्छा टीचर नहीं मिलेगा आपको। किसी भी सब्जेक्ट का अच्छा मिलेगा, किसी टॉपिक का अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आपको अच्छा मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा दिक्कत क्या होता है, डाउट्स का दिक्कत होता है। जैसे हम लोग का, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ अपना, ये मेरा पर्सनल स्टोरी है। ठीक है, तो दूसरा दिक्कत है डाउट्स का। जैसे क्लास में जो ना बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना पूछ नहीं पाएंगे, मतलब जनरली कोई नहीं पूछ पाता है, और कोई पूछेगा भी तो कितना ही पूछेगा, नहीं पूछ पाता है। इसके बाद उसके लिए ऑप्शन बताया जाता है कि जो है डाउट क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगा, कि जो है डाउट क्लास एक है, वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होता है, उसमें दिक्कत ये होता है कि अगर आप डाउट क्लास में जाएंगे तो पहला बात कि जो टीचर आपको पढ़ाएं वो टीचर आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे। दूसरा बात कि उसमें जो टीचर जो रहते हैं, जो डाउट क्लियर करने के लिए जो टीचर रहते हैं, वे टीचर जो है वो उतना ज़्यादा मतलब कि ब्रिलियंट नहीं होते हैं। उन लोग अपना अलग कॉन्सेप्ट से बताने लगेंगे, आप पढ़कर आए ऐसे और वो बता लेंगे ऐसे। आप कहेंगे नहीं सर हमको ऐसे बताइए, तो वो नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अरे छोड़ो वो सब, हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझो, ये समझ आ रहा है ना, तो हाँ ये सर आ रहा है। उसके बाद आप सब कुछ नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि भीड़ रहता है, इतने सारे बच्चे रहते हैं, अब टीचर से पूछना है तो इतना सारा भीड़ रहता है, आदमी नहीं पूछ पाता है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या था उसमें कि जो है एक हर सब्जेक्ट आपको अच्छा टीचर मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम कि आपका सब कुछ डाउट क्लियर कर लेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। हमारे साथ के बहुत सारे फ्रेंड जो है वो कोचिंग छोड़कर आ गए घर पर, पैसा जमा करके आ गए घर पर, जितना पैसा रिटर्न हुआ नहीं तो जो है आ गए घर पर। अब हम लोग नहीं आ सकते थे क्योंकि अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आखिर। ठीक है, वहीं पर हम लोग रुक गए। तो हम लोग रुके तो हम लोग खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। अगल बगल से, सीनियर से, कोई अगल बगल कोई मैंने जान रहा है उससे पूछ लिए, ये पूछ लिए, उधर कर लिए। तो इस तरीके से जुगाड़ बनाकर जो है वो काम करना पड़ता है। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये रूल है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है एक पर्टिकुलर बैच होता है, उसमें जो टॉप के टीचर पढ़ाते हैं। नॉर्मल बैच में जो है वो बहुत ही नॉर्मल टीचर थे, और हम लोग का बैच थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके बाद जो बैच और भी बना था, क्योंकि उन लोग ना बैच बनाते जाते हैं, कितना ही बैच बना देंगे उन लोग। आप जाएंगे एडमिशन कराने के लिए, कभी भी एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, भले कहा जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जो एडमिशन आपका हो जाएगा, पैसा दीजिए आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। कोई भी टेस्ट होता है जो आपका, वो सब दिखाने के लिए होता है। एडमिशन एकदम आपका किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, क्योंकि सबको पैसा की जरूरत है। ठीक है, तो वो सब दिखाने के लिए जो भी होता है, टेस्ट वगैरह जो होता है वो दिखाने के लिए, स्कॉलरशिप ये वो ऐसा सब दिखाने के लिए है। मेन मुद्दा क्या है कि आपका एडमिशन हो जाएगा किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये फेस करना ही पड़ेगा आपको। तो बाकी जो बैच बनता है, पीछे जो बैच बनते जाता है, उसमें खराब से खराब टीचर जो आपको मिलते जाते हैं, बच्चे रोते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर आप। ठीक है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर। तो ये बात मैं बता दिया आपको, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, ये सब इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो मैं बता दिया। सेल्फ स्टडी जो है हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि जो है हम लोग को सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाता था। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम मैं आपको बता दिया। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि क्लास 11 का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है आगे। तो मैं जनरली जो है वो मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और बाकी जनरल में भी यही रूल अप्लाई होता है, बाकी सब में भी। तो देखिए 11 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें 11 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो जो है जो भी एग्जाम देंगे आप, उसमें 50% जो है वो सिलेबस 11 का आएगा, 50% 12 का आएगा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद 11 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है 11 में आप जो है वो बहुत ही बेसिक बात पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक बात पढ़ते हैं, जो कि 12 में काम आता है। ठीक है, अगर आपका 11 अच्छा नहीं गया तो आपका 12 भी जो है वो भी बेकार हो सकता है। ठीक है, तो 11 का जो बेसिक चैप्टर, जो स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर होते हैं, उसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होता है। अगर वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक बात आप अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको जो है वो आगे जो है काम आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस बता दिया आपको हम। इसके बाद स्कूलिंग करना चाहिए कि प्राइवेट करना चाहिए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको एकदम प्राइवेट ही कराना चाहिए, स्कूलिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होता है और पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो जो है किसी भी कीमत पर आपको जो है वो स्कूलिंग नहीं कराना चाहिए। हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो है वो एडमिशन प्राइवेट ही हो जाए, वो द बेस्ट होता है आपका, बस बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोशिश करिए कि स्कूलिंग जो है वो आपका ना हो, ठीक। इसके बाद जो बता रहे हैं हम कि बुक्स जो है इसमें कौन कौन सा लगता है, कैसे कैसा लगता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मानिए जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एनसीईआरटी का बुक आप बेसिक खरीद लीजिए, एनसीईआरटी तो मान लीजिए खरीदना ही खरीदना है, लेकिन अदर बुक जो आपको जनरली नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बुक नहीं खरीदना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 बार 3 बार उसी को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और बुक नहीं खरीदना चाहिए। बुक खरीदने से आप जो है वो बहुत झंझट में पड़ जाएंगे, ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े। आपको कोई भी जो है जहाँ भी आप पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो कैसे पढ़ना है, देखिए कैसे पढ़ना है तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एक बात बताना पड़ेगा कि हाँ जो है टाइम का वेस्टेज नहीं करना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, नोट्स कैसे बनाना है, और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बहुत सारा बात होता है, ठीक है। तो मैं बेसिक बात एक बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जो पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है कि एक तो आपको जो स्कूल एडमिशन करा लिया आप, ठीक है, एडमिशन हो गया। इसके बाद आपको एक कोचिंग करना पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कोचिंग करना ही पड़ेगा, वो आपको मालूम है। स्कूल से काम नहीं चलता है, तो हमको एक कोचिंग करना पड़ता है। मैं जनरली जो है वो जेई नीट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको स्कूल एडमिशन हो गया, जनरली कोशिश क्या कहते हैं प्राइवेट ही कराने का, ठीक है। इसके बाद एक कोचिंग करना पड़ता है। अब कोचिंग के लिए जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन 2 ऑप्शन आपके पास होता है। कोचिंग के लिए क्या ऑप्शन होता है, 2, एक होता है ऑनलाइन ऑप्शन और दूसरा होता है ऑफलाइन ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो है कौन सा जो है वो बेहतर होता है, ठीक है। ऑनलाइन में चलिए पैसा कम लगेगा, ये बात सही बात है, लेकिन जो है वो उसे बहुत अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम जो होता है, वो बहुत अलग तरीके का प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है, ठीक है। और ऑफलाइन में जो है वो हमेशा ही जो है अगर आपको बढ़िया कोचिंग मिल जाता है ऑफलाइन में, तो वो द बेस्ट होता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, ये बात सही है। तो कहीं भी आप किसी भी चीज़ का जो है वो ऑफलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो पैसा ज़्यादा ही लगेगा ऑनलाइन के कंपेरिजन में, क्योंकि ऑनलाइन में एक स्टूडेंट एक टीचर है और कई लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कई लाख गुणे अगर आप 100 रुपये भी ले रहा है तो 100 लाख हो जाएगा, अगर 1 लाख स्टूडेंट को मान लीजिए पढ़ा रहा है तो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में तो मान लीजिए लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा पैसा लगता है इसलिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद कोचिंग कैसे करना है, कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया जाता है। देखिए, कोई भी स्टडी करने के लिए आपको जो है क्या चाहिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्या चाहिए आपको, पहला रिक्वायरमेंट क्लैरिटी। पहला क्या रिक्वायरमेंट है, क्लैरिटी। क्लैरिटी किसमें, कॉन्सेप्ट में, जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, डोंट स्किप, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है आपका टॉपिक स्किप ना करें। मान लीजिए आसान वाला चीज़ जो है वो बता दिया गया और हार्ड वाला चीज़ क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया, तो वो भी स्किप ना करें। दूसरा, तीसरा हो गया आपका डाउट क्लियर। डाउट क्लियर आपका होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउट क्लियर। डाउट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका जो है वो मतलब कि बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। कोई भी कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ता है तो मेन मुद्दा ये होता है कि हमारा डाउट क्लियर हो जाए, हम कुछ पूछे तो मेरा जो आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल जाए हमको अच्छे तरीका से, सेटिस्फाइड तरीका से हमको मिल जाए, ठीक है। ये हो गया क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक स्किप ना करें, डाउट क्लियर हमारा कोई भी कर दे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा कोई भी कर दे मतलब नहीं, जो भी आपको पढ़ा रहा है वही डाउट क्लियर करे आपका, ठीक है। इसके बाद जो हमको PYQ हमसे लगने लगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आता है, हमको जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है वो सब क्वेश्चन हमसे लगने लगे। ये 4 रिक्वायरमेंट है। अगर ये 4 रिक्वायरमेंट अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट फुलफिल कर दे रहा है तो वो आपके लिए जो है वो द बेस्ट होता है। इसके बाद कुछ बात है, जैसे गाइडेंस का बात है कि आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, जो आपको बताते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, आपको देखते रहे, ठीक है। इस तरह की चीज़ भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब तो बेसिक बात है, आपको एकदम जो है वो होना ही चाहिए, जो पढ़ाया जाए समझ में आए सारा कुछ,
स्किप ना कर टॉपिक, डाउट क्लियर हो जाए और जो है प्रीवियस क्वेश्चन हम करें तो हमारा जो है सारा कुछ हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, जिन बातों का ध्यान में बता रहा आपको कि सबसे बड़ा जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं 11 में आकर, वो क्या करते हैं कि देखिए 11 तो बोर्ड रहता नहीं, पेपर भी नहीं दे रहता है बहुत बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 11 पढ़ते ही नहीं है, 11 को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि 11 है तो इसमें क्या ही करना है, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ें, 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पछतावा आपको होगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो 11 नहीं पढ़कर आप सीधे 12 की बात करते हैं अगर आप, या 11 अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, तभी बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो 11 आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो आपको 50% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, कम से कम बेसिक बात तो आपको एकदम आना ही चाहिए, एकदम जो कि क्लास 12 में काम आता है, वो आपका हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिस्टेक नहीं करना है कि ये कभी भी 11 को हल्के में नहीं लेना है कि 11 है इसे पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है, बोर्ड जो 2 साल के बाद है आपका, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 2 साल के बाद है आपका, लेकिन अभी से आपको जो है पूरा हथियार तैयार करके रखना है, तभी जाकर जो आपका कोई भी एग्जाम निकलेगा, किसी एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखिए, आपका 11 बहुत ही अच्छा जाएगा। और बाकी और भी कई सारी बातें हैं जो स्टडी कैसे करना, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो वो सभी हम एक दिन क्लियर करेंगे। अभी इतना मैं बात आपको बता दिया, 9 पॉइंट में क्लियर कर दिया पूरे तरीके से आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।